सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढन की ऑनलाइन भौतिक विज्ञान कक्षा में स्वागत है। विद्यार्थियों, दूसरा पाठ हमारा जो विद्युत विभव वाला चल रहा है उसमें हम लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक सीख लिए हैं। हमने विद्युत विभव का सामान्य व्यंजक स्थापित कर लिया था। हम लोगों ने समविभव पृष्ठ का अर्थ जान लिया था, जिसमें हम सब समझ चुके हैं कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। इसके अलावा बच्चों, हम लोगों ने एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो 4 नंबर का प्रश्न आता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, और इसका मान आया था V बराबर KP कोस थीटा बट्टे R²। यहाँ पर K का मतलब कूलाम नियतांक, P का मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और R का मतलब विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अभिष्ट बिंदु की दूरी। इसमें भी फिर हमने 2 कंडीशन ली थी कि अभिष्ट बिंदु विद्युत द्विध्रुव की यदि अक्षीय रेखा पर होता है तो हमने ज्ञात किया था V का मान मैक्सिमम होता है। यदि यह अभिष्ट बिंदु निरक्षीय रेखा पर होता है तो V बराबर 0 होता है। ये सारी कैलकुलेशन हम लोगों ने हमारी जो पिछली कक्षा हुई थी उसमें की थी। आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्यार्थियों ये, और इस टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध। इसको एक अन्य नाम से और जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के रूप में। आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी है। इसका जिक्र बच्चों जब मैंने आपको पहले पाठ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताया था, उस समय मैंने कहा था कि जब अगले पाठ की बात करेंगे तब आपको तीव्रता का एक अन्य मात्रक और बताऊंगा। तो वहाँ से हम लोगों ने इस सूत्र की चर्चा की थी, तो आज हम इस सूत्र को स्थापित कर रहे हैं। सारे विद्यार्थी ध्यान देने का प्रयास करना भाई। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो विद्यार्थियों, किसी बिंदु O पर यह कोई बिंदु आवेश स्थित है जिसको आपने नाम दे दिया है Q। इस Q से स्मॉल r दूरी पर यह कोई पॉइंट मान लिया आप लोगों ने, इस पॉइंट का नाम दे दिया आपने P दे दिया है, या हम यहाँ पर सुविधा के लिए P1 मान लेते हैं। तो बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर यह कोई पॉइंट P1 है। आप सभी को पता है बिंदु आवेश या स्रोत आवेश के कारण से जहाँ कहीं भी आप किस बिंदु की बात कर रहे हैं वहाँ पर विभव उत्पन्न होता है, और आपको जानकारी है कि बिंदु आवेश से निश्चित दूरी r पर विभव का मान क्या होता है, V बराबर KQ बट्टा R। तो यहाँ पर हमने मान लिया है कि इस बिंदु आवेश से निश्चित दूरी r पर विभव कितना है, V मान लिया है। अब एक बिंदु यहाँ पर एक दूसरा ले लेते हैं। ये बिंदु मान लिया हमने बच्चों P2 मान लिया, ये P2 ले लिया। आप देख रहे हैं कि P1 तो बिंदु आवेश से थोड़ा दूर है और P2 क्या है, नज़दीक है। यदि हम यह कह दें कि P1 और P2 के मध्य अल्प विस्थापन कितना है भाई, dr है, तो विद्यार्थियों आप क्या कहेंगे कि हमने जो दूसरा बिंदु कल्पित कर रखा है जिसका नाम हमने P2 दिया है, इस P2 की बिंदु आवेश से दूरी कितनी हो गई है, r माइनस dr। आप लोगों को विद्यार्थियों समझने की जरूरत है। आप सभी को ज्ञान है V बराबर KQ बट्टा R, इसका मतलब V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब क्या हो गया, R का मान बढ़ेगा तो V का मान घटेगा, R का मान घटेगा तो V का मान बढ़ेगा। देखो बच्चों, बिंदु P1 की दूरी है R और P2 की दूरी कितनी है, R माइनस dr, तो इसकी दूरी घट गई। इसका मतलब यहाँ पर विभव ज़्यादा है और यहाँ पर विभव कम है। तो हम लोग कोई भी गणितीय गणना में उलझे नहीं, इसलिए हमने क्या मान लिया है कि बिंदु P1 पर तो विभव क्या है, V। P2 की दूरी क्या हो गई, P1 के सापेक्ष कम हो गई। इसका मतलब इस बिंदु आवेश से अभिष्ट बिंदु P2 पर जो विभव है वो बढ़ जाएगा। वो कितना हो जाएगा, V प्लस dV। आप लोग सभी विद्यार्थी मेरे साथ में पहले चित्र बनाइए विद्यार्थियों।
बहुत आसान सा चित्र है, कोई जटिलता नहीं है, लेकिन ये बात बता देता हूँ ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनेकों बार 3 नंबर के प्रश्न में, 4 में नहीं आता, ये 3 नंबर के प्रश्न में आता है। चित्र बना के नोट कीजिए। बिंदु आवेश स्मॉल q से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P1 पर माना विभव V। बिंदु आवेश स्मॉल q से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P1 पर विभव माना V तथा r माइनस dr दूरी पर स्थित, ये देखो बिंदु P2 है ना, इसकी बात कर रहा हूं, P1 के सापेक्ष नजदीक है ये, तो दूरी कम हो गई, इसका मतलब विभव क्या होगा, ज्यादा। तथा r माइनस dr दूरी पर स्थित किसी बिंदु P2 पर विद्युत विभव का मान, बोलो क्या लिखेंगे, बढ़ा हुआ होगा ना भाई, इसको मान लिया है आपने V प्लस dV। बिंदु आवेश स्मॉल q से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P1 पर विभव V तथा r माइनस dr दूरी पर स्थित बिंदु P2 पर विद्युत विभव V प्लस dV है। अब बच्चों आपको कहीं कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने विभवांतर वाली परिभाषा पढ़ी थी, आप लोगों के यदि याद नहीं है मैं याद लाता हूँ। देखो हमने पढ़ा था, ये कोई बिंदु आवेश था, ये इसके चारों ओर का कोई क्षेत्र था। इस क्षेत्र में हम लोगों ने 2 बिंदु लिए थे, A और ये बिंदु लिया था B। A पर हमने परीक्षण आवेश की परिकल्पना की थी। परीक्षण आवेश Q0 को A से B तक लाते हैं। आपको ध्यान है, A से B तक लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, कार्य। यदि आपको याद है उस समय की बात, हमने उस समय कार्य माना था WAB। तो कार्य और परीक्षण आवेश का जो अनुपात है उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित उन 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर VB माइनस VA। बोलो बच्चों याद आ गई परिभाषा। तो इस परिभाषा का हमें प्रयोग करना है। हम यहाँ पर अब बिंदु P1 और P2 कहाँ पर ले रहे हैं, दोनों बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र के भीतर है। तो इस परीक्षण आवेश, यहाँ पर परीक्षण आवेश की परिकल्पना कर लीजिए। कौन से बिंदु पर, P1 पर, क्या मान लिया आपने, Q0। तो इस परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र किसके कारण से है, बिंदु आवेश Q के कारण से। तो इसके विद्युत क्षेत्र में P1 से P2 तक आप ला रहे हैं। तो विद्यार्थियों कार्य का मान, चूंकि यहाँ पर ये अल्प विस्थापन माना है, तो हम यहाँ पर कार्य का मान क्या मान लेते हैं, dW। आप लोग परेशान मत होना भाई। देखो अभी हम याद कर लेते हैं। नोट करो, परीक्षण आवेश Q0 को, परीक्षण आवेश Q0 को P1 से P2 तक, P1 से P2 तक लाने में किया गया कार्य dW हो। परीक्षण आवेश Q0 को P1 से P2 तक लाने में किया गया कार्य dW हो, तब विभवांतर की परिभाषा से, तब विभवांतर की परिभाषा से, देखो बच्चों ये वाली परिभाषा का प्रयोग कर रहे हैं। VB माइनस VA, यहाँ पर B की जगह कौन सा बिंदु है, P2, A की जगह कौन सा बिंदु है, P1। तो आप क्या लिखेंगे, VB माइनस VA की जगह आप बोल देंगे पोटेंशियल बिंदु P पर माइनस पोटेंशियल बिंदु P1 पर, बराबर क्या आ जाएगा भाई, WAB। और आज हमने क्या माना है कार्य, dW। तो यह आ जाएगा dW बट्टे Q0। बोलो विद्यार्थियों किसी की दिक्कत है। तो परीक्षण आवेश Q0 को P1 से P2 तक लाने में कार्य dW है, तो dW बट्टा Q0 विभवांतर की परिभाषा हम लोगों ने प्रयोग में ले ली है। अब ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, P2 बिंदु पर विभव क्या माना है आपने, V प्लस dV। तो इस Vp2 को जो क्या लिख सकते हैं हम लोग, V प्लस dV। तो यह आ जाएगा, और यह आ जाएगा और V प्लस dV माइनस Vp1, बिंदु P1 पर विभव कितना माना है, V, ये आ गया V बराबर dW बट्टे Q0। बोलो भी छात्र छात्राओं कोई दिक्कत है।
अब यहाँ पर ये प्लस वी और माइनस वी तो कैंसिल हो गया, हमारे पास में आ गया है और डी डब्ल्यू बट्टे क्यू जीरो बराबर इस साइड में क्या बच गया भाई, डी वी। ये विद्यार्थियों कोई समीकरण नंबर 1 आ गई है। बोलो भाई, किसी छात्र छात्रा की दिक्कत है? हमने कुछ नहीं किया है, जो विभवांतर की परिभाषा है उसका प्रयोग किया है। बोलो कोई दिक्कत? डी डब्ल्यू बट्टा क्यू जीरो बराबर डी वी। अब सारे विद्यार्थी मेरी बात पर ध्यान देना, जब हम लोगों ने धनावेश के लिए जब विद्युत बल रेखाएं खींची थी, आप सभी को ध्यान है बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है धनावेश के लिए। तो विद्यार्थियों इस कंडीशन में आप लोग क्या बोल देंगे भाई? आप यह कहेंगे कि यह जो परीक्षण आवेश है Q0, इस Q0 पर विद्युत क्षेत्र, किसका विद्युत क्षेत्र? इस Q का। तो विद्युत क्षेत्र यदि E है तो E के कारण लगने वाला बल कहाँ होगा भाई? बाहर की ओर। तो ये कह दीजिए आप लोग, लगने वाला बल F बराबर हो गया है Q0E। ध्यान देने की जरूरत है, E किसका? E का मतलब क्या? यहाँ पर जो बिंदु आवेश Q लिया है इसका विद्युत क्षेत्र। तो इसके विद्युत क्षेत्र में इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या हो गया? F बराबर Q0E। चित्र में ये और दिखा दो बेटा, F बराबर Q0E। आगे बढ़ते हैं, सारे बच्चे ध्यान देना भाई। अब आप क्या कर रहे हैं? यह जो परीक्षण आवेश है Q0, आपने इस Q0 को P1 से P2 तक विस्थापित किया है। P1 से P2 तक विस्थापित कर रहे हैं। बल कौन सा है? Q0E। इसका मतलब बल के विरुद्ध विस्थापित कर रहे हैं। कार्य की परिभाषा क्या होती है? बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल। तो अब हम यहाँ पर कार्य की परिभाषा प्रयोग में ला रहे हैं, नोट करो। परीक्षण आवेश Q0 को P1 से P2 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। परीक्षण आवेश Q0 को P1 से P2 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। देखो बच्चों, क्या आ जाएगा? डी डब्ल्यू बराबर क्या लिखूं भाई? वेक्टर F डॉट डी आर। किया गया कार्य क्या आ गया? बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल। अब विद्यार्थियों इस A डॉट B को आप खोलेंगे, बोलो क्या आएगा यहाँ पर? ए बी कोस थीटा। सारे बच्चे समझने का प्रयास करना। यह आ जाएगा डी डब्ल्यू बराबर एफ डी आर कोस थीटा। अब थीटा से क्या लिखूं भाई? देखो विद्यार्थियों, बल तो है इस साइड में और विस्थापन है बल के विरुद्ध। इसका मतलब बल और विस्थापन एक दूसरे के विरुद्ध है। विरुद्ध होने का मतलब थीटा से क्या आ जाएगा? 180। कोस 180 आ गया। कोस 180 बोल दो, कोस पाई बोल दो, और कोस पाई का मान क्या होता है? -1। तो हम कह सकते हैं और डी डब्ल्यू बराबर कोस 180 का मान -1, तो डी डब्ल्यू बराबर -FDR। बात आ रही समझ में? अब बच्चों ये जो F है, F क्या है? परीक्षण आवेश Q0 पर इस Q का जो विद्युत क्षेत्र है उसके कारण लगने वाला बल आपके सामने है। ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। तो यह आ जाएगा और डी डब्ल्यू बराबर -Q0E/DR। बोले बच्चों, किसी छात्र छात्रा दिक्कत आ रही है? हमने कार्य का सूत्र काम में लिया है। बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत है, तो थीटा की जगह आ गया 180। कोस 180 का मान -1 होता है, ये -FDR आ गया। F की जगह ये वैल्यू रख दी Q0E/DR। ठीक है भाई। अब हम चाहते हैं कि समीकरण 1 जो हमने प्राप्त कर रखी है उसमें हमारी एक साइड क्या आई हुई है? DW बट्टा Q0। तो हमें असुविधा नहीं हो तो अब जो ये मान आया है इस मान को आप इस रूप में लिख दीजिए और DW बट्टे Q0 आगे इधर बराबर -EDR। ये विद्यार्थियों समीकरण नंबर 2 आ गई है। DW बट्टा Q0 बराबर -EDR। अब आप सबके सामने तस्वीर समझ में आनी चाहिए। समीकरण 1 देखो भाई, लेफ्ट साइड क्या है? DW बट्टा Q0। 2 की लेफ्ट साइड देखो क्या है? DW बट्टा Q0।
तो इन दोनों समीकरणों का एक पक्ष विद्यार्थियों बराबर है तो दूसरे पक्ष को बराबर करने में हमें किसी पूछने की जरूरत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। लिखो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखो विद्यार्थियों, समीकरण 1 की राइट साइड क्या है, dv। समीकरण 1 की राइट साइड है dv बराबर समीकरण 2 की राइट साइड क्या है, -e/dr। इन दोनों को बराबर रखते ही बच्चों हमारा जो संबंध था जिसको हम प्राप्त करना चाहते थे वो प्राप्त हो गया है, यह आ गया है और E बराबर -dv/dr। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में। आप लोगों को याद आ चुका होगा जब मैंने आपको तीव्रता का मात्रक बताया था, उस समय तो मात्रक क्या बताया था, पहले पाठ में आपको बताया था E बराबर F/Q0। तो आप सबने जाना था मात्रक हो गया है न्यूटन प्रति कूलाम। फिर मैंने आपको साथ में कहा था कि आपको अगले पाठ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजक पढ़ाऊंगा, उससे हम तीव्रता का अन्य मात्रक और ले सकते हैं। देखो ये व्यंजक आया है dv/dr। dv क्या है भाई, विभवांतर। dr क्या है, दूरी से या विस्थापन से है। तो विभवांतर का मात्रक हो गया वोल्ट और इसका दूरी या विस्थापन का हो गया है मीटर। तो विद्यार्थियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजक आ गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, चूंकि परीक्षा में कई बार आप लोगों से यह सीधा नहीं पूछकर व्यंजक दे देते हैं, रूप दे देते हैं कि ये व्यंजक प्राप्त करो। सारे विद्यार्थी ध्यान देना, गणित में विद्यार्थियों ये जो E बराबर -dv/dr है इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। आपको गणित में जब अवकलन सिखाते हैं, मैथ्स वाले सर सिखाते हो, चाहे मैंने आपको कक्षा 11 में थोड़ा बहुत सिखाया है, आपको कहते हैं ना भाई dy/dx क्या है, ये अपने आप में क्या है भाई, जो आप y अक्ष वक्र खींचते हैं उसकी प्रवणता है, स्लोप है ये। तो विद्यार्थियों dv/dr क्या है, स्लोप, प्रवणता। प्रवणता को हम इंग्लिश में क्या शब्द बोलते हैं, ग्रेडियंट। तो ये आ गया E बराबर माइनस का निशान ग्रेडियंट v, समझ गए, E बराबर माइनस ग्रेडियंट v। आप लोग आगे जाकर मैथमेटिक्स में एक किताब आती है सदिश कलन, उसमें विद्यार्थियों एक और बात सीखेंगे आप लोग। ये जो ग्रेडियंट का रूप है इसको हम इस रूप में लिख देते हैं, उल्टा त्रिभुज। इस उल्टे त्रिभुज को क्या बोलते हैं भाई, डेल ऑपरेटर, सदिश संकारक। तो E बराबर क्या हो गया, माइनस डेल ऑपरेटर v। ये आपको इसलिए बता रहा हूं मैं, कई बार परीक्षा में सीधा आ जाता है, दर्शाइए, सिद्ध करो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध E बराबर माइनस डेल ऑपरेटर v या E बराबर माइनस ग्रेडियंट v। यदि ये नहीं कहे तब आप लोगों को यही तक कर देना है। अब थोड़ी सी बात आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो डेल ऑपरेटर है इसको हम किस रूप में लिखेंगे। आप लोगों को मैथ्स में सर हालांकि बहुत ही बारीकी से इसकी जानकारी कराते हैं, फिर भी आप ध्यान दे लेना भाई, डेल ऑपरेटर का मतलब क्या होता है। जो आप लोग स्थिति सदिश की बात करते हैं ना भाई त्रिविमीय निर्देश तंत्र में, तो यह आ जाएगा अक्ष अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। वैसे आप लोग बारीकी से तो ये गणित में पढ़ते हैं, एक तो लिखा है मैंने डेल अपॉन डेल एक्स और एक लिखते हैं अपन लोग डी अपॉन डी एक्स। ये तो होता है विद्यार्थियों डी अपॉन डी एक्स का मतलब तो परफेक्ट डेरिवेटिव और यह होता है पार्शियल डेरिवेटिव। तो आप लोगों को गणित में सारी बातें ये ध्यान है, कोई विशेष बात नहीं है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजक विद्यार्थियों हम लोगों ने स्थापित कर लिया है। बोलो किसी छात्र छात्रा की दिक्कत है यहाँ तक, आगे बढ़े। इसके बाद में नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। नया टॉपिक एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, और इस नए टॉपिक का नाम है, अब आप लोगों को आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी, यानी दूसरे पाठ का जो प्रथम खंड है वो लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर है। हेडिंग डालिए बच्चों, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। हम लोगों को विद्यार्थियों
8वीं कक्षा की विज्ञान में आते आते गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अर्थ अनेकों बार हमारे सर ने बढ़ाया है। ऊर्जा चाहे कोई भी हो विद्यार्थियों, ऊर्जा का आशय किससे होता है? कार्य से। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं फिर यहाँ पर कौन सा कार्य हुआ? हो सकता है विद्यार्थियों आप जिस निकाय की बात कर रहे हैं उसमें आवेश 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, n है। तो यदि 2 या 2 से अधिक बिंदुवत आवेशों का निकाय है तो उन आवेशों को उनकी दी गई स्थितियों तक, गणित में पढ़ते ना आप लोग स्थिति सदिश, फिजिक्स में भी पढ़ा है आप लोगों ने, तो उन आवेशों को उनकी दी गई स्थितियों तक कहां से लाकर? अनंत से। तो अनंत से उनकी दी गई स्थितियों तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उस कार्य को हम क्या बोल देते हैं? स्थितिज ऊर्जा। ये दो आवेश है उसके लिए भी लागू है, 3 आवेश है उसके लिए भी लागू है, और यदि n आवेश है उसके लिए भी लागू है। तो मेरे साथ इसकी पहले परिभाषा नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। नोट कीजिए, 2 या 2 से अधिक बिंदुवत आवेशों के निकाय में, 2 या 2 से अधिक बिंदुवत आवेशों के निकाय में आवेशों को उनकी दी गई स्थिति तक अनंत से लाकर विस्थापित करने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होता है। दोबारा नोट कीजिए, 2 या 2 से अधिक बिंदुवत आवेशों के निकाय में उनकी दी गई स्थितियों तक अनंत से लाकर विस्थापित करने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होता है। अब बच्चों अभी हम लोग फिलहाल एक ऐसे निकाय की चर्चा कर रहे हैं जिसमें कितने आवेश हैं? 2 आवेश हैं। सारे बच्चे समझने पर ध्यान देना, इस चित्र की जरूरत नहीं है, ये केवल मात्र आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। ये विद्यार्थियों द्विविमीय निर्देश तंत्र है, ये मूल बिंदु मान लिया आपने, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ये कोई इसमें निकाय में बिंदु आवेश Q1 है, इस बिंदु आवेश Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश विद्यार्थियों आपने मान लिया है R1। अब दूसरा आवेश है Q2, ये दूसरा आवेश है मान लीजिए Q2। अब इस Q2 को इसके स्थिति सदिश हमने मान लिया है, मान लीजिए इसका स्थिति सदिश क्या है भाई? इसका मान लिया है आपने R2। लेकिन जब इस Q2 को इसकी स्थिति R2 तक विस्थापित करते हैं, देखो विद्यार्थियों ध्यान देने की जरूरत है, Q2 को जब आप ला रहे हैं तो वहां पर पहले से मौजूद कौन है? Q1। हमें जानकारी है कि जहां कहीं भी आवेश है वहां पर विद्युत क्षेत्र अवश्य है। तो इस Q2 को इसकी स्थिति R2 तक लाएंगे तो हम लोगों को Q1 द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यह जो कार्य है वो कहलाएगा इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो आप मेरे साथ में थोड़ी सी लैंग्वेज देख लीजिए, आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है इस बात की कि ये चित्र बनाए, कि ये केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। नोट करो, आवेशों के निकाय में बिंदु आवेश Q1 की स्थिति R1 है। स्थिति का मतलब बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश। Q1 की स्थिति R1 है। बिंदु आवेश Q2 को जब इसकी स्थिति R2 तक लाते हैं, जब इसकी स्थिति R2 तक लाते हैं तो Q1 द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। Q1 द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा।
छोटी सी बात पर ध्यान दो बच्चों, आपने कह दिया है कि Q1 तो है बिंदु A पर, आपने मान लिया है Q2 है बिंदु B पर। अब बच्चों यदि आपसे कोई कहे कि Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश, गणित की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में जानते हैं Q1 आपका पहला बिंदुवत आवेश है, तो Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश तो क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? R12। चूंकि Q1 तो पहले से स्थित है, हम किसको ला रहे हैं? Q2 को। तो विद्यार्थियों इस Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या बन जाएगा बोलो? R21। क्या बन जाएगा? R21। R12 बराबर तो क्या लिखते हैं हम लोग? R1 माइनस R2, और R21 बराबर क्या लिखते हैं? R2 माइनस R1। ये बात आपको समझने की जरूरत है, तो इसमें आप नोट कीजिए। Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर R21 है। Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर R21 है। अब बच्चों हमें किसकी वैल्यू चाहिए है? कार्य की। आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम जो कुछ ज्ञात करना चाह रहे हैं उसके लिए हमें कौन से स्टेप का चयन करना पड़ेगा। आपको विभव या विभवांतर की परिभाषा याद है, V बराबर क्या होता है? W बट्टा Q। होता कि नहीं होता है भाई? इसका मतलब जब हमें कार्य की गणना करनी पड़ेगी तो विद्यार्थियों हमें किसका मान चाहिएगा? V का। तो V का मान कैसे निकालें? आप किसको ला रहे हैं? Q2 को। उसकी स्थिति कौन सी है? R2। तो Q2 को आप R2 तक लाना चाह रहे हैं, तो विद्यार्थियों यदि आप इस Q1 को तो मान लेंगे मूल स्थिति, Q1 को मान लेंगे मूल स्थिति, इसको मूल स्थिति मानते हुए इस Q2 पर विभव की वैल्यू कैसे निकालेंगे? Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या मान लिया आपने? R21। तो नोट करो मेरे साथ में, आप लिखिए भाई, Q1 को मूल स्थिति, Q1 को मूल स्थिति मानकर Q2 पर विभव, Q1 को मूल स्थिति मानकर Q2 पर विभव। विभव का सूत्र क्या होता है भाई? V बराबर KQ बट्टा R। ध्यान से समझना भाई, K की जगह K आ गया। हम किसको मूल स्थिति मान रहे हैं? Q1। तो Q1 के कारण से है, तो Q की जगह क्या आ जाएगा? Q1। इससे आप Q1 से इस Q2 की स्थिति विभव की गणना कर रहे हैं। आपने क्या कहा है कि Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या हो गया है? R21। तो KQ1 बट्टे जो R आया करता था उसको क्या लिख देंगे आप लोग? R21। इसको विद्यार्थियों समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, V बराबर KQ1 बट्टे R21। अब हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है ये जो निकाय है जिसमें दो आवेश है, उस निकाय में इस Q2 को इसकी स्थिति R2 तक लाने में किया गया कार्य, यानी इस आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। नोट करो, अतः है आवेश Q2 को Q1 द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के विरुद्ध लाने में, आवेश Q2 को Q1 द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य, अर्थात आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, अर्थात आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। देखो आपको बता रखा है भाई, V बराबर क्या होता है? W बट्टा Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू Q। अब V की जगह तो ये आ जाएगा, V इंटू Q। Q की जगह कौन सा आवेश आएगा? किसको ला रहे हैं आप लोग? Q2 को। तो यहां पर क्या आ जाएगा? Q2। तो W बराबर क्या आ गया भाई? V Q2। समीकरण नंबर 2 आ गई। हमें ज्ञात करना है आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा। V का मान आप पहले से ज्ञात कर चुके हैं, इसका प्रयोग कर दीजिए। लिखो बच्चों, समीकरण 1 का प्रयोग समीकरण 2 में करने पर, समीकरण 1 का प्रयोग समीकरण 2 में करने पर तो यह वैल्यू आ जाएगी W बराबर, V की जगह आ गया है KQ1
बट्टे क्या है R21 और आगे क्या है Q2। तो विद्यार्थियों आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कब, जब उस निकाय में कितने आवेश हैं, 2 आवेश हैं, K Q1 Q2 बट्टे R21। ये हो गया है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। हो सकता है विद्यार्थियों परीक्षा में आप लोगों से कोई प्रश्न इस प्रकार का पूछ ले कि कोई आवेशों का निकाय जिसमें 3 आवेश Q1 Q2 Q3 है, बताइए स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ तक तो ज्ञात कर लिया ना, आप पहले यहाँ तक ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद में परीक्षा में यदि 3 आवेश वाला भी आ जाए ना, यहाँ तक का तो काम करेंगे, उसके बाद में जो मैं लिखवा रहा हूँ वो नोट कर लीजिए, नोट कर लो। यदि आवेशों के निकाय में 3 आवेश Q1 Q2 व Q3 हो, आवेशों के निकाय में 3 आवेश Q1 Q2 Q3 हो, तो देखो बच्चों आपको ज़्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, इसको देखकर आप चेक कर सकते हैं। तो किया गया कार्य कितना होगा, ध्यान देना भाई। Q1 पहले से मौजूद है, अब आप क्या कर रहे हैं, Q2 को Q1 द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के विरुद्ध ला रहे हैं, तो ये किया गया कार्य ये तो आ ही गया। तो W बराबर क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 बट्टे R21। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, और दूसरा स्टेप क्या आएगा, अब आप जब Q3 को इसकी स्थिति तक लाएंगे, अब तक तो Q2 को ला रहे थे, तब किसका क्षेत्र था, Q1 का। जब Q3 को ला रहे हैं तो क्षेत्र कितने हो गए, एक तो Q1 द्वारा उत्पन्न क्षेत्र और एक हो गया Q2 द्वारा उत्पन्न क्षेत्र। तो विद्यार्थियों Q3 को जब आप लाएंगे, एक तो कार्य करना पड़ेगा Q1 द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के विरुद्ध और एक करना पड़ेगा Q2 द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के विरुद्ध। ध्यान से समझना, जब Q3 को आप ला रहे हैं तो पहले Q1 द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, इसको देख कर बता दीजिए भाई, K Q1 Q3 आ जाएगा, बट्टे क्या आ जाएगा, जब आप Q2 को ला रहे थे तो Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश, अब आ जाएगा Q3 का स्थिति सदिश, ये आ जाएगा R31 प्लस। अब और दूसरा स्टेप क्या आएगा, ये तो आ गया Q3 को जब आप ला रहे थे तो Q1 द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के विरुद्ध, अब और क्षेत्र कौन सा है, Q2, तो ये आ जाएगा W बराबर K Q2 Q3 बट्टे Q3 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या बन जाएगा, R32। तो विद्यार्थियों आपको अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ेगी, यदि 3 आवेशों के निकाय के लिए आ जाए तो ये 2 आवेशों के निकाय वाला कर देना और साथ में लिख देना केवल मात्र यदि आवेशों के निकाय में 3 आवेश हैं तो ये हो जाएगा, और यदि n आवेश है प्लस एंड सो ऑन कर देना। तो अनावश्यक आप लोगों को एक ही टॉपिक में उलझने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात अच्छी तरह से। अब आप केवल हेडिंग डाल दीजिए, बाकी हम कल पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस दूसरे पार्ट का जो प्रथम खंड है वो लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर है, नोट कीजिए। इस प्रथम खंड का ये आखिरी टॉपिक होगा। केवल हेडिंग डाल दीजिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में, परीक्षा में इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र भी बोलते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।